हेलो, कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जो बच्चे अभी भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अभी से अपनी तैयारी के प्रति सजग हो जाइए, क्योंकि आप ही हैं जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में रसायन विज्ञान में 70 नंबर लाने वाले हैं। क्योंकि आप एवीएस की पाठशाला की बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ चुके हैं और यहाँ के बेहतरीन टीचर्स आपके साथ प्रतिबद्ध होकर लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिससे आपके 70 नंबर आ सकें। तो वीडियो में देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो है विद्युत रसायन, जो कि इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया जाएगा। और इसमें चार तरह के प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और उसके बाद दूसरा लघुत्तरी सेकंड टाइप जो कि 3 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स वही होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा बहुविकल्पी होगा, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, किसी एक ऑप्शन को आपको उसमें से सेलेक्ट करना होता है। आज का बेहतरीन क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का शून्य इलेक्ट्रोड विभव होता है। यहाँ पर पूछा गया है जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका शून्य इलेक्ट्रोड विभव कब होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन सरलता से ऑक्सीकृत होती है। दूसरा ऑप्शन है इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन परमाणु पर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है। तो यहाँ पर आप इसको समझने का प्रयास करें कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि शून्य इलेक्ट्रोड विभव कैसे होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। यानी कि जब इलेक्ट्रोड विभव शून्य होगा, तभी तो उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव भी शून्य होगा। बात समझ रहे हैं आप? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, आज का दूसरा क्वेश्चन है, आयन जिसकी विद्युत चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक होती है। यहाँ पर विद्युत चालकता पूछ रहा है, किस आयन की जलीय विलयन में सबसे अधिक होगी। पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा ऑप्शन है Na+ यानी सोडियम आयन, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम आयन और चौथा ऑप्शन है सीजियम आयन। इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही है, गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे अधिक जिसकी विद्युत चालकता जलीय विलयन में होगी वो है सीजियम। इसका कारण ये है कि जब हम आवर्त सारणी में देखते हैं, तो जिसका साइज बड़ा होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिसका साइज बड़ा होता है, वो जलीय विलयन में हाइड्रेटेड कम होता है, यानी कि उसका जलायोजन कम होता है, जिसकी वजह से जिसका साइज बड़ा होता है उसका विद्युत चालकता जलीय विलयन में अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आज का तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, N/50 KCl विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता का मान 0.002765 मो सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है, तो सेल स्थिरांक क्या होगा। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है x इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। तो गिवन दैट विशिष्ट चालकता को कप्पा से डिनोट करते हैं, तो कप्पा इक्वल टू दिया गया है 0.002765 और आर की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 400 ओम। कितना दिया गया है? 400 ओम दिया गया है। कैलकुलेट क्या करना है? एक्स कैलकुलेट करना है। एक्स मतलब सेल स्थिरांक। तो कप्पा और सेल स्थिरांक यानी विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में एक रिलेशन है, वो रिलेशन में देख लेता हूं। कप्पा इक्वल टू जी इंटू एक्स, जहां जी बराबर क्या होता है? जी क्या है? चालकता है, और चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो यहां पर हो गया कप्पा इक्वल टू क्या हो गया? 1/r इंटू एक्स, या इसको कह लें x/r। हमको कैलकुलेट क्या करना है? x कैलकुलेट करना है। तो इस फार्मूले को हम रीअरेंज कर लेते हैं। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा कप्पा इंटू आर।
इस फार्मूले से हम सेल स्थिरांक कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। कप्पा की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, तो 0 यानी कि x इक्वल टू 0.002765 इंटू 400। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 24 प्लस 2 26, है ना। 4 7 जा 28, 28 प्लस 2 30, कैरी आया 3, 4 2 जा 8 3 11। आगे 2 0, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका आंसर आया है 1.106। ये आया है सेंटीमीटर इनवर्स। एक्स की वैल्यू यानी सेल स्थिरांक की वैल्यू ये आई है, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घुलने पर आयनित हो जाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो ये आपको पता है, दो तरीके के होते हैं, है ना, प्रबल और दुर्बल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, चौथा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल भी आयनित हो जाता है, अमोनियम नाइट्रेट भी आयनित हो जाता है, सोडियम क्लोराइड भी आयनित हो जाता है जब हम इसे जल में घोलते हैं, लेकिन यूरिया जल में आयनित नहीं होता है। इसीलिए यूरिया क्या है, एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन धातु की प्रकृति पर, तीसरा ऑप्शन है विलयन की मोलरता पर, तीसरा ऑप्शन है विलयन के ताप पर, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड विभव की क्या परिभाषा होती है? जब किसी इलेक्ट्रोड को वैद्युत अपघट्य के वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोया जाता है, तो वैद्युत अपघट्य के विलयन की सतह तथा इलेक्ट्रोड के सतह के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है, विलयन की मोलरता कह लो, या विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, और इसके दिए गए ताप पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब है कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एवीएस की पाठशाला जो है टेलीग्राम ग्रुप पर आप इस जो को हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा में 2 अंक के पूछे जाते हैं, उसका पहला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा? सिल्वर का परमाणु भार कितना दिया गया है? 108 दिया गया है। तो अभी जब हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है, गिवन दैट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे W दिया गया है 10 ग्राम। कितना ग्राम? 10 ग्राम। एम्पियर यानी धारा दी गई है, I बराबर कितना दिया गया है? 1.24 एम्पियर दिया गया है। T पूछ रहा है आपसे, T। तो हमको पता है W, I और T में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को कहते हैं W/E इक्वल टू IT अपॉन 96,500। ये एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन में E क्या है? E है ग्राम तुल्यांक, यानी कि कितने ग्राम तुल्यांक उसमें ऐड किए गए हैं। तो हम E कैलकुलेट कर लेते हैं। E बराबर क्या होगा? परमाणु भार अपॉन आयनों की संख्या। क्या होगी? आयनों की संख्या। जैसे मान लीजिए कोई
मेटल है, जैसे सिल्वर है यहाँ पर, तो सिल्वर क्या करता है, ये Ag प्लस में टूटता है। और यहाँ पर Ag की ही बात की गई है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इसका परमाणु भार कितना हो गया, 108 अपान आयन की संख्या हो गई 1। ठीक है, हमसे यहाँ पर टी पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। तो टी को हम कैलकुलेट करने के लिए इसको रीअरेंज करेंगे इस फार्मूले को, तो हमारा नया फार्मूला क्या निकल करके आएगा, ये W इंटू 96,500 अपॉन E इंटू आई, ये यहाँ पर क्या आया है, टी आया है। इस फार्मूले से हम लगाएंगे, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो W की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 ग्राम, 96,500 अपॉन में E की वैल्यू है 108 इंटू आई की वैल्यू है 1.24। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दो इसको 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 24125 अपॉन 27 इंटू 1.24। 1.24 से जब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स, ये आ जाएगा 9.92 समथिंग, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। अब आगे जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7205 सेकेंड। अब क्या करेंगे, इसको हमें आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, 7205 अपॉन 60 इक्वल टू आ जाएगा 2 आवर। यानी कि 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में जब हम 1.24 एम्पियर की धारा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में प्रवाहित करेंगे तो कितना समय लगेगा, 2 घंटे समय लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है। तो आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार 2024 में ये क्वेश्चन की संभावना सबसे ज्यादा है आने की। और ये फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी एक नियम दिया, जिसको फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। और इन्होंने 2 नियम दिए थे, जिसका हम प्रथम नियम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रथम नियम ने ये बताया था, इन्होंने एक फिगर के माध्यम समझते हैं। जैसे मान लो कोई ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और कोई विद्युत अपघट्ट को घोल करके मैंने इसमें विलयन बना लिया। अब विद्युत अपघट्ट के विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके द्वारा जो अपचयित होगा या आयनित होगा, उसकी जो द्वारा निकाले गए आयनों की संख्या होती है वो इसमें प्रवाहित किए गए आवेश की संख्या के बराबर होती है। यानी कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हेडिंग बना लेंगे कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ये नियम क्या कहता है, जब किसी, ब्लू पेन से लिखते हैं इसको, जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में, जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर, किस पर, इलेक्ट्रोडों पर आक्सीकृत या अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाले
आवेश के समानुपाती होती है, यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और हमको पता है कि Q इक्वल टू होता है IT, यानी कि W इक्वल टू हो जाएगा ZIT। Z क्या है यहाँ पर? ग्राम तुल्यांक है, आयनों का ग्राम तुल्यांक है। यहाँ पर क्या है? आयनों का ग्राम तुल्यांक। I क्या है? विद्युत धारा है। T क्या है? समय है। तो ये है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। ये लीजिए एक और धमाका, बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रिएक्शन यहाँ पे दी गई है, Zn प्लस Cu2 प्लस गिब्स Zn2 प्लस Cu। ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव। मैंने कहा जब भी आपको क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना है? गिवन दैट, क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ई नॉट जो दिया गया है 1.1 वोल्ट दिया गया है। क्या कैलकुलेट करना है? जी नॉट कैलकुलेट करना है। मैंने कहा था जब किसी भी, जैसे मान लीजिए ई के ऊपर 0 लगा दिया, इसको नॉट बोलते हैं। नॉट कब बोलेंगे? जब स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाएगी, यानी 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर हो, है ना, 1 मोलर विलेन की सांद्रता हो। तो यहाँ पे जी नॉट कैलकुलेट करना है और हमको पता है जी नॉट और ई नॉट में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन का है जी नॉट इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ, जहां पे एफ क्या है? ये एक रिलेशन है। एफ है फैराडे नियतांक। एफ क्या है? फैराडे नियतांक, जिसकी वैल्यू दी गई है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 96,500। और यहां पर देखिए जो जिंक है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तभी तो Zn2 प्लस आएगा। एन क्या है? एन बराबर है आक्सीकृत या अपचयित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आक्सीकृत या अपचयित, क्या? अपचयित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यहाँ पर एन। तो यहाँ पर हम जी नॉट कैलकुलेट करेंगे तो जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा एन की वैल्यू जो दी गई है, एन बराबर है 2 है। कितनी है? 2। और ई नॉट की वैल्यू तो दी ही गई है, तो एन की वैल्यू क्या है? माइनस एन की वैल्यू 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 1.1 वोल्ट इंटू एफ की वैल्यू है 96,500, ये दी गई है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 96,500। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करिए, 96,500 को 2.2 से गुणा करिए तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 13, 2 9 जा 18 119 इंटू 0.00391, 0.00393 12 9 1 10 10 1 11 और ये आ गया 2, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आई है 21,23,000, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर ये इतनी वैल्यू आ रही है। गिब्स ऊर्जा का मान कितना है? 21,2300, यानी कि 21,23,000, ये है जी नॉट की वैल्यू। गिब्स ऊर्जा का ये मान दिया गया है। 1 डिजिट के बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि मानक गिब्स ऊर्जा का मान 21,23,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि फर्स्ट टाइप का होगा, जो कि 3 अंक के आते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अनंत तनुता पर
HCl, NaCl एवं CH3COONA के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 380.5, 109.8 एवं 78.5 इकाई है। एसिटिक अम्ल का समतुल्य चालकत्व अनंत तनुता पर आकलन कीजिए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट HCl का समतुल्य चालकत्व कह लो या चालकता कह लो, कितना दिया गया है 380.5। इसी तरह से हम देख लेते हैं NaCl का समतुल्य चालकत्व कितना दिया गया है 109.8। और इसी तरह से CH3COONA का देख लेते हैं समतुल्य चालकत्व कितना दिया गया है 78.5। तो पूछ रहा है कि CH3COOH का समतुल्य चालकत्व क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन ये होगी कि CH3COONA प्लस HCl ये क्या बनाएगा CH3COOH प्लस NaCl यहां से बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो लेमडा यहां पे लिख लेते हैं, लेमडा अनंत अंतर पर तो लेमडा इन्फिनाइट CH3COONA प्लस लेमडा एट इन्फिनाइट HCl, इनको ऐड कर लेंगे, माइनस लेमडा एट इन्फिनाइट CH3COONA को हम इसमें से NaCl को इसमें से माइनस कर देंगे। NaCl को माइनस कर देंगे किसके लिए? ये है लेमडा एट इन्फिनाइट CH3COOH के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। CH3COONA की वैल्यू कितनी दी गई है 78.5 प्लस HCl की वैल्यू कितनी दी गई है 380.5 माइनस NaCl की वैल्यू दी गई है 109.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 349.5, ये आ जाएगा इकाई। ये क्या आ गया लेमडा एट इन्फिनाइट CH3COOH का क्या निकला है, ये समतुल्य चालकत्व निकला है। ये जो न्यूमेरिकल है ये कोलराउस के नियम के अनुसार पे आया है। किसके? कोलराउस के नियम, कोलराउस के नियम के आधार पे है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कोलराउस का नियम पढ़ाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के उसको देखिए, जिससे आपको कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से इस तरह से कोलराउस के नियम पे इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम है विद्युत रासायनिक सेल। क्या नाम है? विद्युत रासायनिक सेल। तो एक है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल की खोज किसने की थी? गैल्वेनी ने की थी और वोल्टा ने किया था, इसीलिए इसका नाम गैल्वेनिक सेल भी है। और इसको वोल्टा सेल भी कहते हैं या वोल्टीय सेल कह सकते हैं, वोल्टीय सेल। याद रखना जहां पे गैल्वेनी लिखा है यहाँ पे वोल्टा सेल भी क्वेश्चन करके आ सकता है कि विद्युत अपघटनी सेल और वोल्टीय सेल में अंतर क्या होगा। तो गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल या विद्युत रासायनिक सेल, ये तीनों के एक ही नाम है। ठीक है, तो देख लेते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में, 17 में और 20 में पूछा गया है और 2024 में इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो पहला अंतर देख लेते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है। जब हम ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है,
ये विद्युत अपघटनी शेल है। इसमें यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी के माध्यम से विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत अपघट का सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें परिवर्तन होता है। जो विद्युत रासायनिक शेल होता है इसमें रासायनिक परिवर्तन से विद्युत प्रवाहित होती है। इसमें देखिए जो दूसरा चित्र बना हुआ है इसमें एक ये लाइट जल रही है। इसे लाइट जलती हुई प्रतीत हो रही है आपको। लाइट जल नहीं रही एक्चुअली में, लेकिन जलती हुई प्रतीत हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टीशन है। देखिए एक इलेक्ट्रोड इधर है, आपको मैं दिखा रहा हूं। एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है और बीच में एक पार्टीशन है। अब जब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो इसमें केमिकल चेंज होने की वजह से क्या होता है, इसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, विद्युत प्रवाहित होने लगती है। दूसरा अंतर देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। भाई विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कब होगी? जब किसी सेल में हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उसमें से रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। ओके। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी केमिकल रिएक्शन होती है और उससे क्या होता है, विद्युत जनरेट हो जाता है। ठीक है। तीसरा अंतर, आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं। यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें एक कैथोड का कार्य कर रहा है और एक एनोड का कार्य कर रहा है। तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ये एनोड है ना, ये क्या है, एनोड है। और एनोड से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और कैथोड की तरफ जाते हैं। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे और पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में प्रवाहित होते रहेंगे। इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा और इसमें से निगेटिव आयन भी इसमें प्रवाहित होंगे। कैथोड से निगेटिव आयन विलयन में प्रवाहित होंगे। तो यानी दोनों इलेक्ट्रोडों पर आयन्स मुक्त होते हैं। ओके। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि आयन केवल कैथोड पर मुक्त होते हैं, एनोड पर नहीं मुक्त होते हैं। किस पर जो है मुक्त होते हैं? कैथोड पर मुक्त होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चलता है और इसके बीच में साल्ट ब्रिज लगा होता है। साल्ट ब्रिज लगा होता है। क्या लगा होता है? साल्ट ब्रिज लगा होता है। और साल्ट ब्रिज दोनों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है, जो कि आयनिक बैलेंस का कार्य करता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैथोड पर जो है आयंस क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। अगला अंतर है, चौथा अंतर, यदि अक्रिय इलेक्ट्रोड प्रयोग किए गए हों तो समय के साथ विद्युत अपघट की सांद्रता घटती जाती है, क्योंकि आयन मुक्त होते हैं। कैसा इलेक्ट्रोड? याद रखना, अक्रिय इलेक्ट्रोड। अक्रिय का मतलब होता है जो कम सक्रिय इलेक्ट्रोड है। अगर उसका इस्तेमाल विद्युत अपघटन स्थल में किया गया है तो उसकी सांद्रता लगातार घटती जाती है, क्योंकि उससे क्या हो, आयन्स मुक्त होते रहते हैं दोनों से। दोनों इलेक्ट्रोडों से जब आयन मुक्त होंगे तो उसकी सांद्रता ऑटोमेटिक क्या होगी, विद्युत अपघट की घटती जाएगी। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, एनोड के कक्ष में विद्युत अपघट की सांद्रता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आयन्स मुक्त ही नहीं होते, केवल कैथोड में मुक्त होते हैं। जबकि कैथोड कक्ष में विद्युत अपघट की सांद्रता घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि इसके जो आयन्स होते हैं वो मुक्त होते रहते हैं, इसलिए विद्युत अपघट की सांद्रता घट जाती है। पांचवा अंतर क्या है? विद्युत अपघटन सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में रखे होते हैं। मतलब एक ही चैम्बर लिया जाता है और दोनों इलेक्ट्रोड एक ही चैम्बर में रखे होते हैं, इसमें बीच में पार्टीशन नहीं होता है। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में, या इसको कहें गैनविली सेल में या वोल्टेज सेल में, क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कक्ष में रखे होते हैं और बीच में क्या होता है, एक पार्टीशन होता है। और उसको जो है वहां पर साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करके दोनों को कनेक्ट किया जाता है। तो गैल्वेनिक सेल को ही विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो ये अंतर, आपको पांचों अंतर याद कर लेना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? मैं आपको पिछले वीडियो में इसका पूरा डिटेल में परिभाषा मैंने आपको समझाई है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कार्य क्या होता है? जब किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करना हो तो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्लेटिनम की वायर लगी होती है। ये देखिए प्लेटिनम की वायर लगी हुई है और यहाँ पर एक प्लेटिनम ब्लैक से आच्छादित एक प्लेटिनम की पतली पन्नी जुड़ी होती है। क्या जुड़ा होता है? पतली पन्नी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लेटिनम की पतली पन्नी है। ठीक है।
अब याद रखना कि जो धात्विक तार होता है उसको 1 मोलर सांद्रता में डीप कर देते हैं। डीप कर देते हैं मतलब उसको डुबो देते हैं। अम्ल में डूबे जो पीटी इलेक्ट्रोड होता है उस पर जो दाब होता है 1 एटीएम होता है। ठीक है, और यहां से क्या करेंगे, हाइड्रोजन यानी H2 प्रवाहित करेंगे। जब यहां से H2 प्रवाहित करते हैं तो इसका अधिशोषण होता है प्लेटिनम पर। ठीक है, और ये याद रखेंगे कि इस तरह से उसको हम इसमें H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे जिससे कि वहां का जो प्रेशर है 1 एटीएम बना रहे। ठीक है, अब जो है किस तरह से रिएक्शन होती है एनोड और कैथोड पर। जैसे मान लो कि हमको ये एक अर्धशेल है, ये इलेक्ट्रोड लगा दिया मैंने, और ये एक क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे मैंने प्लेटिनम का वायर लगा दिया इस तरीके से, और यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित करेंगे और इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं इससे, इसके माध्यम से। और ये अर्धशेल जो है, इस अर्धशेल का हम इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पूर्ण युक्ति को यानी कंप्लीट जो युक्ति होती है, जो ऑपरेटर लगा हुआ है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं और जो इलेक्ट्रोड का विभव होता है वो 0.00 वोल्ट माना जाता है। सभी इलेक्ट्रोडों का विभव इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा जाता है। किसके सापेक्ष, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है उसके सापेक्ष, निर्दिष्ट एक इलेक्ट्रोड होता है उसके सापेक्ष मापा जाता है। तो एनोड पर और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। एनोड पर क्या होगी, जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो ये हाइड्रोजन H+ आयन रिलीज करेगा और यहाँ से निगेटिव आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और कैथोड पर H+ आयन इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करेगा, जिस पर दोनों पर जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है। तो इस तरीके से हम मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा लघुत्तरी सेकेंड टाइप। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो क्या तीन क्वेश्चन साथ में पूछे गए हैं। पहली बात तो चालकता की परिभाषा देनी है, दूसरी बात मोलर चालकता की परिभाषा देखनी है, और इनका सांद्रता के साथ क्या परिवर्तन होता है, मतलब सांद्रता घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो चालकता ये और मोलर चालकता पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे चालकता क्या होती है। चालकता, चालकता को चालकत्व भी कहते हैं और इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी, देखिए जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड के द्वारा जो है उसका प्रतिरोध किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो जब प्रतिरोध कहते हैं तो उसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। लेकिन चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मैं लिख देता हूं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है, चालकता कहलाती है। मतलब जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा, ये बढ़ावा देगा, ये प्रतिरोध नहीं करेगा, यानी कि विपरीत कार्य नहीं करेगा, ये उसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा कि आवेश उसमें फ्लो हो, जिसे हम लोग चालकता को कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। वैसे करना चाहिए C से, लेकिन C से हम कूलाम्ब भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम इसको कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। G इक्वल टू क्या होता है, 1/R होता है, यानी प्रतिरोध का उल्टा। तो आवेश बहने का ये विरोध नहीं करता, ये उसको सपोर्ट करता है, सहायता करता है। अगला जो हमारा है वो है मोलर चालकता। मोलर चालकता हेडिंग डाल लीजिए, मोलर चालकता क्या होती है। मोलर चालकता, मोलर चालकता होती है, इसको नीले पेन से लिखते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन में किसी
विद्युत अपघट्य के उस विलयन में जिसमें जिसमें एक ग्राम अणु एक जिसमें एक ग्राम अणु विद्युत अपघट्य का घुला हो, विद्युत अपघट्य का घुला हो, उसे मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। एक ग्राम अणु कह लो या एक मोल कह लो, यानी विद्युत किसी विलयन के विद्युत देखिए किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में एक मोल विद्युत अपघट्य का अगर घुला है तो उसको बोलते हैं मोलर चालकता। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लेम्डा एम या कैप एम से प्रदर्शित करते हैं। अब लेम्डा एम इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? लेम्डा एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, ये फार्मूला होता है। सी क्या है? सांद्रता है। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता है। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता है। सी क्या है? सांद्रता, विलयन की सांद्रता। अब देखिए यहां पर हम एक मोल ले रहे हैं, यानी कि हम मोलर सांद्रता को परिभाषित कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा लेम्डा एम इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्या है? यहाँ पर मोलरता दी गई है। एम क्या है? ये एम जो है ये है मोलरता। इस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर तीसरी बात जो पूछी गई है कि सांद्रता के साथ इसका क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए जब हम ये कहें कि किसी विद्युत अपघट्य का अगर हम उसको तनु करते हैं, क्या करते हैं? उसकी तनुता को बढ़ाते हैं, यानी उसमें विलायक ऐड करते हैं। तो जब विलायक ऐड करते हैं तो उसकी जो चालकता होती है या विशिष्ट चालकता होती है, हम ये कह लें कि जैसे मान लो ये कोई विलयन है और इस विलयन में विद्युत अपघट्य भी मिला हुआ है, विलायक भी मिला हुआ है, और इसमें अलग से अगर हम विलायक ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? विलायक ऐड कर देंगे, तो इसकी जो तनुता है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? तनुता बढ़ जाएगी। और जब तनुता बढ़ती है तो क्या होता है कि विशिष्ट चालकता उसका जो होता है कप्पा वो बढ़ता है, या कह लो कि जो चालकता होती है जिसे जिस ऋण करते हैं ये भी बढ़ता है। लेकिन उसकी जो मोलर चालकता होती है, मोलर चालकता मतलब लेम्डा एम ये घटती है। इस बात को याद रखना। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूं। जो विशिष्ट चालकता होती है वो प्रति ml में उपस्थित आयनों की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। तो जब इसकी तनुता बढ़ाएंगे या सांद्रता घटाएंगे, जब सांद्रता घटाएंगे तो क्या होगा? एक मोल में आयनों की संख्या कम हो जाएगी। जब आयनों की संख्या कम हो जाएगी तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक विशिष्ट चालकता घटती है। ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या होती है? घटती है। कैपिटल जी घटता है, मोलर चालकता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि प्रति मोल एक मोल में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन जो मोलर चालकता होती है वो बढ़ती है, यानी कि इंक्रीज होती है। तो इसकी सांद्रता के परिवर्तन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांद्रता के साथ मोलर चालकता या विशिष्ट चालकता पर क्या फर्क पड़ता है जब इसकी हम सांद्रता को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सीसा संचायक सेल का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसके एनोड एवं कैथोड पर होने वाली क्रियाएं लिखिए। यानी कि सीसा संचायक सेल लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, एनोड और कैथोड पर जो हो रही है क्रियाएं हैं उनको लिखना है। या कहें कि चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। रासायनिक अपक्रियाओं की सहायता से करना है इसको। अथवा सीसा संचायक बैटरियां किसे कहते हैं, एक संचायक बैटरी की कार्य विधि समझाइए।
देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन लेड स्टोरेज बैटरी से क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। एनसीईआरटी में इसको इस तरह से दिया गया है। चार्जिंग की क्रियाविधि को रासायनिक क्रियाओं की थोड़ा सहायता से आपको समझाना है। तो चलिए अगले स्लाइड पे इसको समझते हैं। शीशा संचायक जो सेल होता है, लेड स्टोरेज जो बैटरी है, ये एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है। यानी क्या है ये? द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के आप देखिए। जो एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः आवेशित करके प्रयोग की जा सकती है। यानी कि एक ऐसा सेल है ये लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको एक बार अगर हम यूज कर लें तो फिर इसको आवेशित कर दें और फिर से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग की जा सकती है। इस सेल के घटक निम्नलिखित हैं। देखिए ये आपको स्ट्रक्चर एक दिख रहा होगा, जिसमें कि जो लेड होता है वो एनोड का कार्य करता है। आपके घरों में बैटरी लगी होगी, जैसे इन्वर्टर की जो बैटरी होती है ना। एनोड का कार्य क्या करता है? यहाँ पर पीबी यानी लेड धातु करता है। कैथोड में के रूप में कौन कार्य करता है? PbO2 और पीबी दोनों एक साथ मिल करके कैथोड का कार्य करते हैं। एनोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैथोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित किया जाता है। इसमें विद्युत अपघट्य कौन होता है? तो H2SO4 होता है और यह 38% द्रव्यानुसार होता है। द्रव्यमानुसार होता है, द्रव्यमानानुसार होता है। इसमें होने वाली जो सेल क्रिया है वो इस तरह से है कि PbSO4 को 38 से 40% और PbO2 में कन्वर्ट होता है प्लस साथ में PbSO4 निकलता है। ठीक है, याद रखना। कैथोड पर PbSO4 निकलता है और क्या निकलता है? PbO2। यानी कैथोड पर ये रिएक्शन होती है, एनोड पर Pb और PbSO4 आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसका जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है वो 2.041 वोल्ट होता है। तो ये है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसमें कैथोड के रूप में Pb और PbO2 एक साथ कार्य करते हैं और एनोड के रूप में लेड यानी कि Pb धातु कार्य करता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि एनोड और कैथोड पर किस प्रकार कार्य होता है। तो जब ये प्रयोग हो रही होती है, यानी जब इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो एनोड पर जो लेड होता है वो HSO4 और वाटर, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपके घर में इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसमें जब वाटर खत्म हो जाता है, डिस्टिल वाटर इस्तेमाल किया जाता है, जब खत्म हो जाता है तो मार्केट से ला करके उसमें डालते रहते हैं बीच बीच में। क्यों? क्योंकि जो लेड होती है वो लेड HSO4- और H2O के साथ में कंबाइन होकर के रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? PbSO4 बनाता है और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं कैथोड के ऊपर, जिसमें कि कैथोड का कार्य क्या कर रहा होता है? PbO2 लेड ऑक्साइड कर रहा होता है और लेड ऑक्साइड की HSO4 के साथ रिएक्शन H2H3O प्लस की रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन है, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिसीव करता है। और ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो क्या बनता है? PbSO4 प्लस 5H2 यहाँ से निकलते हैं। अब आगे इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जब सेल को पुनः आवेशित किया जाता है, मान लीजिए कि ये लाइट नहीं है आपके घर में, तो उस बैटरी का इस्तेमाल किया गया, ऑन किया गया और उसमें जो है चेंजेस हो रहे हैं और आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, आपके घर में लाइट पंखे सब जल रहे हैं। ठीक है, तो एनोड और कैथोड पे किस प्रकार कार्य हो रहा है। लेकिन जब इसको आवेशित कर दिया जाता है, फिर से जब लाइट आती है तो फिर से चार्ज होने लगता है। यानी चार्ज का मतलब होता है कि आवेशित किया जा रहा है इसको। जब इसको आवेशित करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जो PbSO4 होता है ये H2O के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि इसको आवेशित करते हैं तो ये लेड में और PbO2 में क्या हो जाते हैं? ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और यहाँ से H प्लस आयन रिलीज होते हैं और SO4 2- यहाँ से ये प्लस और माइनस आयन रिलीज होते हैं, जो कि रिएक्ट कर लेते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं? 2H2SO4 बनाते हैं। तो यहाँ से आपके MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सेल को पुनः आवेशित किया जाता है, लेड स्टोरेज बैटरी को पुनः आवेशित किया जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है? उसमें से क्या निकलता है? H2SO4 निकलता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल निकलता है। देखिए
यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है, ये मीटर है। और यहाँ पर एनोड जो है पीबी है, ये क्या कार्य कर रहा है, ये एनोड का कार्य कर रहा है। और एनोड में जब लाइट चली गई है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पीबीओ2 जो है कैथोड का कार्य कर रहा है। लेकिन ये डिस्चार्ज की कंडीशन में, जब ये डिस्चार्जिंग हो रही है, यानी कि जब लाइट चली गई है और हम बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब फिर से लाइट आती है तो रिचार्ज होता है। क्या होता है, रिचार्ज होता है, पुनः उसको आवेशित किया जाता है। तो क्या होता है कि जो पीबीएसओ4 होता है, ये दोनों कैथोड पर और एनोड पर दोनों पे रिएक्शन होती है। H2O और H2SO4 ये यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं, किसमें, चार्जिंग के दौरान, जब इसको चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से हम सीसा संचायक सेल जो होता है उसकी क्रियाविधि को हम समझ सकते हैं। तो एनोड पे किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपके क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि 5 अंक के होते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन कह रहा है 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणे 10 की पावर 3 ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, लंबाई 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है और मोलर चालकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमने कहा जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप नोट करिए क्या क्या दिया गया है, जिसके बाद आप ये बता पाएंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो गिवन दैट नोट कर लेते हैं। इसकी जो सांद्रता दी गई है कितनी दी गई है, 0.05 मोल पर लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स। प्रतिरोध कितना दिया गया है, R इक्वल टू दिया गया है 5.55 इंटू 10 to the power 3 ओम। और इसका जो व्यास दिया गया है D बराबर कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि अगर हम बात करें R कैलकुलेट करना चाहें तो R इक्वल टू होता है D/2, यानी कि हो जाएगा 1/2, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर। ये R की वैल्यू आ गई। R की वैल्यू क्या है, 0.5 सेंटीमीटर, ये R की वैल्यू आई। लंबाई दी गई है, L इक्वल टू कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, प्रतिरोधकता पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्रतिरोधकता। तो नंबर 1 लिखेंगे यहाँ प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब होता है रेजिस्टिविटी, और इसको डिनोट करते हैं रो से। रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L होता है। क्या होता है, RA/L। तो ए क्या है, क्षेत्रफल है। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और ए बराबर क्या होता है, πr²। तो पहले हम ए निकाल लेते हैं, πr²। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.5। इसका होल स्क्वायर करेंगे। जब इसका होल स्क्वायर आप करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू और आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इनको हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अलग कलर से इसको लिख लेते हैं। आर की वैल्यू है 5.55 इंटू 10 to the power 3 इंटू 0.785 अपॉन एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 सेंटीमीटर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 111 इंटू 785। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए पहले क्या करेंगे, ये जीरो हम कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 10 की पावर 2 हो जाएगा, बचेगा। जब 10 की पावर 2 बचेगा तो यहाँ हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा दें। जब पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ से ये भी खत्म हो जाएगा, यानी इस पॉइंट को मैंने हटा दिया यहाँ से। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, ये भी कैंसिल आउट हो गए। यानी कि हम 111 को जब 0.785 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 87.135। 87 पॉइंट कितना आ गया, 135। ये क्या आया है, रो कैलकुलेट किया मैंने। क्या कैलकुलेट किया, रो, यानी पहला स्टेप मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है चालकता क्या होती है, तो सेकंड नंबर पे डालेंगे चालकता।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चालकता की परिभाषा बताई थी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। तो जो चालकता होती है वो क्या है, 1/ρ, प्रतिरोधकता का उल्टा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/87.135। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 3 जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये पॉइंट हटा लेते हैं तो 3 जीरो ये बढ़ गए, लेकिन फिर भी ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पहले पॉइंट लगाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ाएंगे, तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार, 1 बार। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.01148 ओम सेंटीमीटर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, चालकता की। चालकता मतलब कैपिटल जी। तो कैपिटल जी भी आपने कैलकुलेट कर लिया, है ना। यानी कि आपने प्रतिरोधकता भी कैलकुलेट कर लिया और चालकता भी कैलकुलेट कर लिया। अब बचा है क्या, मोलर चालकता। क्या बचा है, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता को अगले स्लाइड पे समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मोलर चालकता। मोलर जो चालकता होती है इसको डिनोट करते हैं लेमडा एम या कैप एम से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, लेमडा एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000/m। सी होता है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इतने मोलर सोल्यूशन है, तो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा एम इक्वल टू हो जाएगा, कप्पा की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.0, अभी मैंने कैलकुलेट किया है ना, मोलर चालकता 0.01148 इंटू 1000 अपॉन एम कितना दिया गया है, मोलरता कितनी दी गई है, 0.05। ये इसकी मोलरता दी गई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 229.65 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए, इस तरह के अगर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन वाले, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है पॉइंट 0.01148, तो इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ खिसक के आ जाएगा। जब पॉइंट यहाँ खिसक के आ जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे। जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। जब इस ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आगे देखिए, जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा 11.48 अपॉन, देखिए यहाँ पे है 0.05। जब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10 और बचा 4, तो 5 9 जा जो है 45 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 229.65, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन में मैंने प्रतिरोधकता बताया आपको। क्या बताया, प्रतिरोधकता किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे ये बताया मैंने आपको। दूसरा इसमें बताया मैंने चालकता। देखिए यहाँ पर चालकता पूछा गया है, चालकता चालकता, लेकिन यहाँ पे जब मोलर में विलेन दिया गया है तो यहाँ पर एक्चुअली में था वो मोलर चालकता। मोलर चालकता, प्रतिरोधकता को हमने डिनोट किया रो से, मोलर चालकता को डिनोट करते हैं, ये विशिष्ट चालकता थी, विशिष्ट चालकता, इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। और फिर मैंने कैलकुलेट किया आपका मोलर चालकता, मोलर चालकता। देखिए इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में कंफ्यूजन होगी। लेकिन एक बार आप याद रखिए कि जब आपसे मोलर चालकता खुद ही कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो वहां पर विशिष्ट चालकता है, और विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाता है, 1/, प्रतिरोधकता हो जाता है रो। तो वहां पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक को सही कर लीजिएगा। जहाँ पे जी लिखा है तो जी ना करके वहां क्या हो जाएगा, कप्पा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 न्यूमेरिकल आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और एक साथ ही पूछे जा सकते हैं। तो लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस तरह से यहाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और इस क्वेश्चन जो कराए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको एबीएस की पाठशाला टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद।